हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। आपको इसमें लगभग सभी जानकारियां मिल जाएंगी सर्वोच्च न्यायालय की, जहां से आपके किसी भी एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं सर्वोच्च न्यायालय को। और एक वीडियो आपको और प्रोवाइड की जाएगी जिसमें आपका उच्च न्यायालय होगा, जिसमें हाई कोर्ट के बारे में बताया जाएगा। आपको यहाँ से जो भी प्रश्न देखने को मिलते हैं, या आप चाहे हाई कोर्ट के एग्ज़ाम दे रहे हो या अदर कोई भी एग्ज़ाम देंगे, आपको यहाँ से प्रश्न मिलते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 124 लिखा हुआ है, आर्टिकल 1 to 4। आर्टिकल 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताया गया है। तो पूछा जाएगा 124 किससे संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगला पॉइंट इसमें है कि इसमें जो है कुल कितने न्यायाधीश होते हैं। तो देखिए, टोटल हमारे होते हैं 34 न्यायाधीश। लेकिन आपको बता दें कि जो 34 न्यायाधीश हैं हमारे, उसमें एक हमारे क्या होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, जिसको हम कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और 33 जो हमारे होते हैं न्यायाधीश होते हैं, याद रखेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंशन है कि 8, 11, 26, 31 ये क्या है। तो आप जान लीजिए कि पहले पूर्व में सबसे पहले जब संविधान बना था तो मूल रूप से 8 ही पूरे न्यायाधीशों की संख्या थी, जिसमें से 7 जो आपके थे अन्य न्यायाधीश थे, और एक जो आपके थे वो आपके क्या थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI जिसको कहते हैं। इसी प्रकार से जो 11 आप देख रहे हैं उसमें 10 न्यायाधीश, और जो एक आपके बचते हैं वो मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसी तरीके से इसमें संशोधन करके संख्याओं को, सीटों को बढ़ाया गया था। पहले 8 थे, फिर 11 हुआ, फिर 26, फिर 31। 2009 के करीब 31 ही था। तो आपसे ये डेट नहीं पूछे जाते हैं कि किस सन में हुआ था, क्योंकि इसकी जो सीटों को बढ़ाने और घटाने के लिए ये है प्रावधान, ये संसद के द्वारा किए जाते हैं। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम में संशोधन करके संख्या को बढ़ाया जाता है। अभी तक बढ़ाया ही गया है और बढ़ाया ही जाएगा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि जिस तरीके से जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, फिर कामकाज का प्रेशर है, और काम ज़्यादा बढ़ेंगे तो लोगों की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। तो इसी तरीके से ही उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय, तो वहाँ पर संख्या क्या होती है, बढ़ाई जाती है। आपको जब हाई कोर्ट के बारे में बताया जाएगा तो वहाँ पर भी आपको सारी डिटेल बताई जाएगी। वहाँ पर भी जो उच्च न्यायालय होता है, वहाँ पर भी जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। देखिए, योग्यता के बारे में पूछे तो आपका भी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पूछा था योग्यता के बारे में। तो जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनना है तो किसी व्यक्ति को, ये तो सब में है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये मेंशन नहीं है, ये आप अपने से समझ सकते हैं। क्योंकि अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो भारत में न्यायालय में वो मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश बन ही नहीं सकता है। तो 10 वर्ष का उसको हाई कोर्ट में वकील होना चाहिए, या 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में, मतलब उच्च न्यायालय में उसे न्यायाधीश होना चाहिए, या राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून का जानकार होना चाहिए। ये तीनों योग्यताएं में से कोई भी होगा, तभी वो क्या होंगे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हैं। और आपको बता दें कि इसमें ये जो चीज़ मेंशन कर दी गई है कि राष्ट्रपति के दृष्टि में कानून का जानकार होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो आप खुद देखिए कि जितने भी हमारे टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं, उसमें जो है कितने सारे लोग वकालत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सभी को तो न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता, उसमें से कुछ सेलेक्टेड लोग ही बनते हैं, जो कि राष्ट्रपति के दृष्टि में भी कानून के जानकार होने चाहिए। ठीक है। और या तो अगर वो 5 साल हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश के पद पर रहे हैं, तो भी वो योग्यता रखते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए। अब बात आती है इनकी नियुक्ति कौन करता है। डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है। और इनके वेतन की बात करें तो इनको वेतन कितना मिलता है। देखिए, जो सिर्फ चीफ जस्टिस होते हैं, जो वहाँ के न्यायाधीश हैं, उनको 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिलती है, और जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनको 2,80,000 रुपये सैलरी मिलती है। और आयु इनकी सीमा क्या होती है, इनकी आयु सीमा होती है 65 वर्ष। कॉलेजियम क्या होता है, ये वर्ड आप लोग बहुत सुनते होंगे, अभी रिसेंटली चर्चा में भी है।
तो कोलेजियम का मतलब ये होता है कि जैसे आपके अभी मैंने बताया कि इस समय वर्तमान समय में टोटल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें से एक आपके क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, CJI है, और एक आप और 33 जो है आपके चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, ये 33 हैं और ये एक है 34 में से। तो जो ये चीफ जस्टिस होते हैं, इन्हीं में से 5 सीनियर को रखा जाता है कोलेजियम में। तो वही होते हैं जिनकी सलाह पर ही चीफ, अगर जैसे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, तो जो ये 5 सीनियर जज होते हैं, इनकी जो एक कमेटी होती है, उसी को हम कोलेजियम कहते हैं। इनकी सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, फिर इनकी सलाह पर ही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगर सलाह नहीं लेंगे तो इस 5 में से जो भी ज़्यादा होगा वो तो अपने को ही कहेगा भाई मुझे बना दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। इसलिए इन 5 से सलाह लेते हैं राष्ट्रपति, और फिर उनके नज़र में अगर है कानून के बहुत बड़े जानकार और सब कुछ, तो वो उसे नियुक्त करते हैं। न्यायाधीश के वेतन की बात करें तो किस आर्टिकल में है, अभी आपने जैसे देखा कि सिर्फ अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आर्टिकल 124 है, तो उनके वेतन को 125 में रखा गया है, सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। 126 आर्टिकल किससे संबंधित है, तो कार्यकारी न्यायाधीश से संबंधित है। तो ये कार्यकारी न्यायाधीश क्या होते हैं, इसको जानते हैं। देखिए, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय के, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि वो हमेशा प्रेजेंट हो सकता है उनके अपने पर्सनल वर्क हो या किसी वजह से वो काम नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जगह पे कौन काम करेगा। तो जो कोलेजियम में 5 जज होते हैं, उन्हीं में से किसी एक को उनकी जगह पर नियुक्त किया जाता है, और ये नियुक्ति का काम राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। और ये बता दें आपको कि जब वो नियुक्त किए जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के पद पर कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में, तो उनको सारा पावर, उनको सारी शक्तियाँ मुख्य न्यायाधीश के समान ही मिलती हैं। उतने दिन का उनको वेतन भी उन्हीं के समान दिया जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 127 में क्या है, तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीश से संबंधित है। अपने ऊपर देखा अभी कि कार्यकारी न्यायाधीश, और अब हम देखते हैं कि तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं। देखिए, जो वहाँ के न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, तो अभी आपने ऊपर जब देखा कि कार्यकारी न्यायाधीश तब आ रहे थे जबकि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वहाँ पे किसी वजह से वो अनुपस्थित हैं, तो उनकी जगह काम करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा रहा था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारे 33 न्यायाधीश हैं, इसमें से भी कुछ लोग किसी कारण से छुट्टी पे हों, मान लो 5 लोग नहीं हैं, 6 लोग नहीं हैं, 10 लोग नहीं हैं, ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति बनती है और वहाँ पे काम भी ज़्यादा है और वहाँ पे न्यायाधीशों की ज़रूरत भी है, तो उसी के लिए तदर्थ एडहॉक न्यायाधीश लाए जाते हैं। आप एडहॉक सुनते हैं ऐसे कि एडहॉक टीचर रखे जाते हैं। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कोई टीचर तुरंत रिटायर हो गए और तुरंत अगर कोई नहीं आ पा रहा है तो कुछ दिन के लिए एडहॉक टीचर रखे जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार समझिए कि यहाँ पर भी एडहॉक न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। तो ये आते कहाँ से हैं, तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा इनको भी नियुक्त किया जाएगा। किसकी सलाह पर, तो ये मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सलाह पर। मतलब आपको अभी मैंने बताया कि टोटल वर्तमान में 25 हमारे क्या हैं, 25 हमारे हाई कोर्ट हैं इस समय। तो 25 हाई कोर्ट के जितने भी मुख्य न्यायाधीश होंगे उनकी सलाह ली जाती है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर जो है एडहॉक न्यायाधीशों को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 128 में क्या है, इनकी सेवा निवृत्ति की बात की गई है। आपको बताया है मैंने 65 वर्ष अगर पूर्ण हो जाता है तो ये सेवा निवृत्त हो जाते हैं। और हाई कोर्ट में जबकि 62 साल पर ही है। आपको हाई कोर्ट के बारे में जब डिटेल बताया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा। और देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि अभी आपको जब मैंने बताया कि तदर्थ न्यायाधीश वो होते हैं जो 33 हमारे न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के हैं, अगर उसमें से अगर अनुपस्थित हैं कुछ लोग, उनकी जगह पे रखे जाते हैं। मान लीजिए हमारे अगर 25 न्यायालयों में अगर बुलाए जाए न्यायाधीश, अगर वहाँ पर भी कमी है तो
ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी हमारे हाई कोर्ट हैं, मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट हो गया आपका, बॉम्बे हाई कोर्ट है, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश से डिस्कस की गई तो कहा गया कि वहाँ के कुछ न्यायाधीशों को कुछ समय के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर कार्य करना है। ये भी हो सकता है कि जहाँ से उनको बुलाया गया हो वहाँ पर ऑलरेडी ही मुख्य जो वहाँ के न्यायाधीश हैं वहाँ की संख्या कम है हाई कोर्ट में, तो उनकी जगह पर अगर वो मना कर देते हैं तो फिर क्या होगा, तो ये होता है कि जो हमारे रिटायर हो चुके पहले से न्यायाधीश होंगे तब उनको बुलाया जा सकता है उनकी जगह पर, ऐसा होता है तो। पर ऐसी कंडीशन बहुत ही रेयर है कि ऐसा हो, अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन ये भी संभावना हो सकती है तो आपको बता दिया गया है। आप जब पीसीएस के एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे आपको जो विकल्प दिए जाते हैं, कई कंडीशन बना के दिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये काम आ सकते हैं। देखिए, और है इसमें एक चीज़ कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 32 में है, और इसी तरीके से हाई कोर्ट के लिए भी होता है, संरक्षण का अधिकार है उनके लिए भी। अब देखिए, पहले हम चूँकि सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे हैं तो यहाँ की रीटों को देखेंगे, जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तो वहाँ की रीट को बताया जाएगा। देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण आर्टिकल 32 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रीटें जारी कर सकता है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा लिखा हुआ है यहाँ पे, और उत्प्रेषण। आप पहले यहाँ पे सिर्फ ये 5 प्रकार की रीट को जान लीजिए कि अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार की रीटें जारी करने का पूरा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। आपको ये जो आर्टिकल 32 है इसको अलग से वीडियो में पूरी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। देखिए, पूछा जा सकता है आपसे कि सबसे लंबे समय तक कौन रहा है, तो ये जान लीजिए आप, सबसे लंबे समय तक। देखिए, एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे लंबे समय तक कौन मुख्य न्यायाधीश पद पे रहे हैं, तो उनका नाम जान लीजिए, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। और सबसे कम समय तक रहे हैं कमल नारायण सिंह, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में जो हमारे 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं, जिनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जो है ये यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के ही बेटे हैं, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को अपना कार्यभार संभाला है, तो जानते रहिए। और आर्टिकल 129 जो है अभिलेख न्यायालय से संबंधित है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। देखिए, आपको ये बात जाननी ज़रूरी है कि ये अभिलेख न्यायालय क्या होता है। अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे फैसले निर्णय देती है, जिसको बाद के लिए, मतलब कभी भी भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में ही उसके अकॉर्डिंग डिसीज़न लिया जा सकता है। मतलब अगर उन्होंने कुछ फ़ैसला दे दिया है किसी कंडीशन में, तो उस चीज़ को अभिलेख न्यायालय के अंतर्गत उसको रख दिया जाता है, ताकि उसको दिखाकर बाद में उसके द्वारा कोई अगला डिसीज़न लिया जा सकता है। आपने बहुत सारे केस भी ऐसे पढ़े होंगे जिसके अनुसार अब अभी तक न्याय होता आया है, ठीक है। तो उसी तरीके से अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है, इस बात को जान लीजिए। अनुच्छेद 129 में इसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए कि आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय है, आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्ति है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, और 127 में तदर्थ न्यायाधीश, जो कि मैंने आपको बता दिया है। 126 कार्यकारी न्यायाधीश से संबंधित है, ठीक है। और 125 अभी आपने देखा है कि इनके वेतन से संबंधित है, और 124 में तो पूरे सुप्रीम कोर्ट की का ही वर्णन किया गया है। आपको बता दें कि इनको पद से इनका अगर इस्तीफा देना है या इनको हटाना है तो वो भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है, लेकिन इन पर भी महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है। देखिए, महाभियोग शब्द केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग होता है, लेकिन महाभियोग की जो प्रक्रियाएं होती हैं ठीक उसी प्रकार से इनके पर भी प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें रही सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे, आपको चीज़ें एकदम अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगी। तो आप कभी भी कोई भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा इस टॉपिक से, तो आप कर ले जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हाई कोर्ट के बारे में टोटल डिटेल दे दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।